नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से रशिया ने इस बात को साबित कर दिया है कि वो भारत का मित्र नहीं बल्कि परम मित्र है। अभी हाल ही में भारत और रशिया के बीच में एक नए प्रकार का गुप्त समझौता हुआ और ये समझौता होने के बाद में कई सारे देशों के बीच में खलबली मची हुई है, खास करके भारत के दुश्मन देशों के अंदर, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। क्योंकि इस समझौते के बाद में भारत की सेनाएं पूरी दुनिया का चक्कर आसानी से लगा पाएगी। इस समझौते के बाद में इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कोई और देश भी करेगा, यानी कि रशिया भी यहां पर इस्तेमाल करने वाला है। और ये समझौता होने के बाद में भारत अपने दुश्मन देश को दो तरफा तरीके से घेरने में सक्षम हो जाएगा। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही एक नए प्रकार की खबर भी निकल के आई है कि अब भारत जो है रशिया से लगभग तेल खरीदना अब कम कर रहा है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारे महानुभावों के माइंड में ये सवाल जरूर से आ रहा होगा, अरे कुछ समय पहले अमेरिका का ट्रम्प चच्चा वो बूढ़ा बोल रहा था कि मेरी भारत से बात हुई है और भारत ने कहा था कि हम रशिया से एकदम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे तेल खरीदना हम कम कर देंगे। तो क्या उस ट्रम्प चच्चा की बात यहाँ पर सही साबित हो रही है? उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की है कि रशिया और भारत एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत के लिए पहली बार हुआ है कि भारत के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कोई और देश भी यहाँ पर करने वाला है। अब ये समझौता किस प्रकार का है, आप जरा इस बात को अच्छे से सुनिएगा। हुआ क्या था, 18 फरवरी 2025 के दिन पहली बार इस समझौते को लेकर एक नए प्रकार की नींव रखी गई। समझौते को लेकर इतने महीने चर्चा की गई और अंततः अभी कल यानी कि 2 दिसंबर 2025 को इस समझौते को लेकर एक नए प्रकार का बिल लाया गया रशिया के एक सदन के अंदर, जिसे हम निचला सदन यानी कि ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा सदन के अंदर एक रक्षा क्षेत्र को लेकर नए प्रकार का बिल लाया गया और इस बिल में कहा गया कि अब रशिया और भारत दोनों मिलकर एक नए प्रकार का समझौता करने जा रहे हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं RELOS। अब ये RELOS क्या है? तो RELOS का मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि एक ऐसा बिल हम पास करने जा रहे हैं जिसके बाद में भारत और रशिया और भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे और एक दूसरे का सैन्य सहयोग भी यहां आसानी से मिल पाएगा। जैसे इस प्रकार की बातें यहां पर रखी गई, ये बातें किसने रखी हैं? तो रशिया के प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई। जैसे ये बातें रखी गई तो संसद के अंदर जितने भी सांसद मौजूद थे, यानी कि रशिया के जितने भी सांसद मौजूद थे, उनके द्वारा तालियों से गड़गड़ाहट वहां पर हो गई और सबके द्वारा केवल एक ही बात बोली गई कि भारत और रशिया का मैत्री आज एक कदम और आगे बढ़ चुका है। यानी कि सबने बढ़ चढ़कर इस बिल को यहां पर तुरंत जो है हाँ भर दी और पास कर दिया। अब ये बिल पास होने के बाद में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, जरा इसके बारे में आप सुनिए। सबसे पहला, यह बिल जैसे ही पास हो चुका है, यानी कि आज के बाद यानी 2 दिसंबर के बाद से भारत और रशिया के सैन्य जो है एक दूसरे का सहयोग यहां पर करने वाले हैं। खास करके जमीनी सेना की अगर हम बात करें तो वो सहयोग इसका करने वाले हैं। इसके अलावा एयरबेस, भारत के जितने भी एयरबेस हैं उन सब का इस्तेमाल रशिया की सेना भी आसानी से करेगी और रशिया के पास में जितने भी एयरबेस हैं उसका इस्तेमाल भारतीय सेनाएं आपस में करने वाली हैं। इसके अलावा भारत के पास में जितने भी बंदरगाह हैं, जैसे हम जवाहरलाल बंदरगाह की बात करें, है ना, मुंबई बंदरगाह हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया, जितने भी बंदरगाह हैं, अगर उनका व्यापार के रूप में इस्तेमाल करना चाहे रशिया तो इसका आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम रशिया की तरफ से कोई वस्तु हमारे देश में मंगवा रहे हैं और हम अगर उन पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो जिस प्रकार से रशिया अभी तक उसका प्रयोग करते आया था उसी प्रकार से भारत भी उसका उपयोग कर पाएगा। इसके साथ ही युद्ध के जहाज, वॉरशिप की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत के दक्षिणतम इलाके में अगर हम चलेंगे, यानी कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में चलेंगे, तो अभी कुछ समय पहले भारत यहाँ अग्नि 5 का टेस्ट करने वाला था, पर इससे पहले ही वहां कौन आके पहुंच गया? अमेरिका और चाइना के बेड़े, यानी कि उनके जहाज यहां पर आके पहुंच गए थे। यानी आने वाले टाइम में अगर चाइना और अमेरिका किसी प्रकार की चाल चलते हैं हिंद महासागर वाले इलाके में
तो वहां सबसे पहले भारतीय सेनाओं के साथ साथ कौन पहुंच जाएगा? रशिया की सेना भी यहां पहुंच जाएगी, युद्ध विमान। यहां तक कि जहां जहां रशिया के युद्ध विमान पहुंच सकते हैं वहां वहां अब भारत के युद्ध विमान भी आसानी से पहुंच पाएंगे। इसके अलावा सैन्य ठिकाने, जहां पर आर्मी के ठिकाने हैं, उन सब का इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बताने वाली हूं, उससे पहले आप जरा सुनिएगा। 18 फरवरी को पहली बार ये चर्चा की गई थी, उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। 18 फरवरी का ये फोटो है। एक तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे देश के राजदूत हैं जिनका नाम है विनय कुमार, और एक तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो है रशिया के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन इनका नाम है, और इनके द्वारा इस समझौते पर साइन किया गया था। ये जो डायरी आपको दिखाई दे रही है ये है 18 तारीख की। अब आप देखिए इस समझौते के तहत जो है भारत और रशिया सैन्य सहयोग और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और खर्च जो है दोनों देश मिलकर उठाएंगे, किसी एक देश के ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला। यह सुविधा ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और आपदा राहत में मदद करेगी। हो सकता है आने वाले टाइम में युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो, हालांकि अभी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इसका इस्तेमाल युद्ध के टाइम भी किया जाएगा, पर कुछ कह नहीं सकते भाई, रशिया और भारत कुछ भी कर सकते हैं। जहाज, विमान, सैनिक वहां ईंधन भर सकेंगे, रुक सकेंगे और जरूरी सामान ले सकेंगे। मान लीजिए अगर रशिया का जहाज भारत की तरफ आता है, ईंधन खत्म हो गया, खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई, तो बिल्कुल भाई समझकर भारतीय सेना उनकी मदद करेगी। और वहीं भारतीय सेना उस वाले एरिया में पहुंच जाती है जहां पर इनके सैन्य बेस हैं रशिया के, तो वहां कौन मदद करेगा? ये मदद करने वाले हैं। अब ये समझौता तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। आज मैं थोड़ा सा अटक के बोल रही हूँ क्योंकि एक तो जुकाम अलग से है और ऊपर से जो है छाले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर कोई शब्द में गड़बड़ हो जाए तो मैं पहले से ही अग्रिम माफ़ी आपसे मांग रही हूँ। अब आप देखिए यह समझौता जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में भारत को आर्कटिक वाले क्षेत्र के अंदर पहुंचने का पहली बार मौका मिल रहा है। यानी कि अगर भारतीय सेना इस वाले इलाके में पहुंचेगी तो यकीन मानिए कि भारत की सेनाएं अब पूरे विश्व का चक्कर लगाने में सक्षम हो जाएगी, क्योंकि वो इलाका है जहां पर सबसे बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिसमें रशिया का भी एक सैन्य अड्डा मौजूद है। ये वही स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा ईंधन मौजूद है, यानी कि तेल भी यहाँ पर है, गैस भी यहाँ पर है, कई प्रकार की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, दुर्लभ भंडार भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये तो है ही, पर इसके अलावा ऐसे कई सारे देश है जहाँ पर रशिया के सैन्य अड्डे यानी कि एयरबेस भी मौजूद है। जैसे अगर हम बात करें तो बेलारूस के अंदर है, हम बात करें तो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, साउथ ऑस्ट्रिया के अंदर, सीरिया के अंदर और कई सारे देशों के अंदर जो है क्या है, ये पूरी तरीके से जो है घूमने के लिए सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इन सारे देश के अंदर रशिया के जो है क्या है सैन्य अड्डे यहाँ पर मौजूद है। अब आप जरा देखिए इनके सैन्य अड्डे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के भी कई प्रकार के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख रूप से नाम आता है तजाकिस्तान। अब तजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है तजाकिस्तान। एक सेकेंड दीजिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है तजाकिस्तान, है ना, और इसी के जस्ट ऊपर कौन है, रशिया का जो है सैन्य अड्डा मौजूद है, यानी कि पास पास में है। भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डे की हम बात करें तो वो कहाँ है, तजाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा सेशेल्स, भूटान और ओमान के अंदर भी है, यानी कि अब बहुत आसानी से रशिया यहाँ पर पहुंच पाएगा और इन चीजों का आसानी से उपयोग कर पाएगा। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अब तक भारत के कई सारे मोर्चे तक पहुंच चुका है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश अमेरिका पाकिस्तान में अपना सैन्य अड्डा बनाने के लिए पहुंच चुका है, यहाँ पोर्ट भी बनाने वाला है। ये कहाँ पहुंच चुका है तो म्यांमार के अंदर भी एंट्री लगभग कर चुका है, बांग्लादेश के अंदर भी आ चुका है। कई सारे देशों को अमेरिका अपने अंडर में कर रहा है। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने म्यांमार से एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट निकाल रखा है, पाकिस्तान से CPEC निकाल रखा है, तो ये भी क्या कर रहा है, भारत को घेरने का काम कर रहा है। तो भारत जैसे यहाँ पर काम करेगा, यानी कि विश्व स्तर पर क्या कर रहा है, ग्लोबल नेटवर्क बढ़ाने की पूरी तरीके से भारत यहाँ पर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब आप देखिए, अमेरिका को यहाँ पर आपत्ति होना भी शुरू हो गई है कि आखिरकार रशिया और भारत किस प्रकार से सैन्य अड्डे बना रहे हैं। भाई साहब, तुमने बनाया था जब तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा इसका कहाँ पे है? जापान के अंदर है। और जापान के अंदर तो ऑलरेडी इसकी सेनाएं भी मौजूद है। यूके के अंदर इसने अपने एयरबेस बनाए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया, फ्रांस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, कई सारे देशों के अंदर बना चुका है। और चाइना की बात करें तो कंबोडिया, जिबूती, पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई म्यांमार, कई सारे देशों के अंदर इसने बना दिया। जब ये चारों तरफ से देश को घेर सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता है? और भारत जब रशिया के साथ में मिलकर इन सभी चीजों को अंजाम दे रहा है तो चाइना और अमेरिका बड़े परेशान हो गए कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये सारे कारनामे हो कब रहे हैं? कल के दिन भारत के अंदर कौन आने वाला है? अरे पुतिन आने वाला है। यानी कि 4 दिसंबर को भारत के अंदर एक आधिकारिक दौरा है जिसमें सीक्रेट जगह वो रहने वाले हैं। 50 से ज्यादा अधिकारी उनके ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और ये पहुंचने से पहले रक्षा सहयोग समझौता कंप्लीट हो चुका है। इनके पहुंचने से पहले SU-57 नए प्रकार का 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारत को मिलने वाला है। अगर इससे रिलेटेड भी आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे रिलेटेड भी है, लगभग सिग्नेचर कंप्लीट कर चुके हैं। और एक और बड़ी बात है, चाइना और पाकिस्तान के मन में तो इस बात को लेकर भी डर लग रहा होगा कि कुछ ही समय में रशिया भारत को S-400 भी देने वाला है और S-500 भी देने वाला है, जो कि एक भारत को लेकर बड़े प्रकार की उपलब्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपने इन सभी चीजों के बारे में तो अच्छे से सुना है कि जैसे ही ये रक्षा सहयोग होगा, चाइना बुरी तरीके से डर चुका है, पाकिस्तान भी डर रहा है, क्योंकि वही तजाकिस्तान कजाकिस्तान वाला इलाका है जहां से हम सीधा अटैक यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये समझौता हो जाता है तो आसपास के छोटे मोटे देश फिर भारत से पंगा नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि क्या भारत ने वाकई में रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। और ये जो बुढ़ऊ बोल रहा था, क्या उसकी बात अब साबित होती दिखाई दे रही है? पर उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलत बात है, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, एक नए प्रकार की खबर अभी हाल ही में निकल के आई है कि भारत जो है रशिया से अब लगभग कम तेल खरीद रहा है। अब तेल कम खरीद रहा है, इससे पहले आप ये जान लीजिए अब तक रशिया से खरीदा कितना था। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में रशिया के द्वारा भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि हम यूक्रेन के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़ा पैसों की जरूरत है और हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप हमसे कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल खरीद लीजिए। अगर आप वो खरीदेंगे तो हम आपको दुनिया में जितना भी डिस्काउंट मिल रहा है उससे कई गुना डिस्काउंट आपको दे देंगे, आपका भी यहाँ पर फायदा हो जाएगा और हमारा तेल भी बिक जाएगा। ठीक है भाई, 2020 से लेकर 2025 तक भारत जो है लाखों बैरल खरीद चुका है, यानी कि 17 से 19 लाख बैरल जो है रूसी क्रूड ऑयल भारत अभी तक खरीद चुका है, जिसमें भारत ने 17 अरब डॉलर का जो है खर्चा होने से बचा दिया, यानी कि 17 अरब डॉलर जो है बचा लिए हैं। अब इसी बीच में ये खबर निकल के आती है हमारे वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से। खबर क्या आती है उसको जानने से पहले आप जरा इस लाइन पे गौर कीजिएगा कि अमेरिका, सऊदी और यूएई से तेल खरीद रहा है ना, और ट्रम्प की धमकी या कोई और वजह है, तो धमकी के बारे में भी चर्चा करेंगे और भारत, सऊदी और यूएई से तेल खरीदना क्यों शुरू कर दिया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जरा सुनिए, हमारे वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से यानी कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 में हमने रशिया से तकरीबन 41% तेल खरीदा था। अब आ चुका है 2025 और हमने 2025 में लगभग 31% तेल खरीदा है। उसके पीछे की रीजन क्या है? उसके पीछे के कई सारे रीजन है, जैसे कि पहला रीजन इनके द्वारा कहा गया कि अमेरिका ने क्या किया था, रशिया की कुछ कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया। भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, वो सब जानते हैं, पर इस टैरिफ की वजह से हमने खरीदना बंद नहीं किया, ना कम किया, पर जैसे ही जिस कंपनी से हम खरीद रहे थे रशिया के अंदर जो मौजूद थी, जहां से 60% तेल भारत के अंदर आ रहा था, वो हमने खरीदना कम कर दिया। उसके पीछे की वजह थी अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया। रशिया की कौन सी 2 कंपनी थी जिससे हम ज्यादा तेल खरीद रहे थे? तो एक था रोसनेफ्ट और दूसरा था लुकोइल। इससे भारत तकरीबन 60% तेल ज्यादा खरीद रहा था।
और अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, यानी कि 4 साल में 2022 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने तेल कम खरीदा। अब आप देखिए, अगर भारत यहाँ से तेल कम खरीद रहा है तो उसके पीछे कई सारे रीजन हैं, और वो रीजन एक एक पॉइंट में आप जानो, उससे पहले आप ये जानिए कि इस तेल का भारत करता क्या है आखिरकार। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्रूड ऑयल, है ना, क्रूड ऑयल जो बिल्कुल काला काला सा अभी मैंने आपको दिखाया था। इस क्रूड ऑयल को भारत लेता है रशिया से, एकदम इसको जमीन से निकाला गया, कीचड़ जैसा दिखता है काला काला सा। इसको लेने के बाद में हमारी रिफाइनरी तक आता है, जैसे एग्जाम्पल जामनगर तेल रिफाइनरी तक इसको पहुंचा दिया गया। रिफाइनरी के अंदर इसको जैसे ही डाला जाएगा तो इस प्रकार का ये एक आप प्रोजेक्ट देख के समझ सकते हैं। इसमें जैसे ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा तो ये बिटुमिन यानी कि जो रोड वगैरह बनाने में जो सामग्री काम आती है ना, वो बन के ये निकलने वाली है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये आप समझ सकते हैं कि जो गाड़ियों वाड़ियों में यूज होने वाला जो ऑयल होता है ना, काला ऑयल, वो निकलता है। फिर अगर थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो फ्यूल ऑयल, जो जहाजों में इस्तेमाल होने वाला तेल है वो। उसके बाद में डीजल जो कि वाहन वगैरह में यूज होता है वो निकलता है इससे। फिर पैराफिन की हम बात करें तो जो हवाई जहाज हैं उसमें जो ईंधन डलता है वो वाला। फिर हम बात करें नेफ्ता, ये जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है टेस्ट वगैरह करने के लिए, है ना, लैब में जो। इसके अलावा आता है गैसोलीन, जो कि हम गाड़ियों वगैरह में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह में। और फिर आ जाता है ये पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग आप सभी जानते हैं कि गैस की टंकी में इसका उपयोग हो रहा है। अब ये जो क्रूड ऑयल हमने खरीदा है ना, इस क्रूड ऑयल के हर एक पार्ट का इस्तेमाल जो है भारत करता है, और इन सभी को यहाँ से कंप्लीट करने के बाद में अलग अलग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अलग अलग प्रोसेस में इसको कंप्लीट करने के बाद भारत अलग अलग देश में इसका निर्यात करता है। यानी कोई देश जो है हमसे डीजल खरीद रहा है तो हम उन्हें डीजल निर्यात कर रहे हैं, कोई देश हमसे जो है फ्यूल ऑयल यानी कि जहाज में डालने वाला ईंधन खरीद रहा है तो हम उन्हें वो बेच देते हैं। मतलब इस कीचड़ का भरपूर उपयोग कौन कर रहा है? भारत यहाँ पर कर रहा है। अब इसका इस्तेमाल तो हो ही रहा था, पर यहाँ पर एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है। खबर इस प्रकार की आती है कि ईयू ने रूसी तेल से बने प्रोडक्ट को लेने से इनकार कर दिया। भारत जिन प्रोडक्ट को भारत के अंदर बना रहा था रशिया के क्रूड ऑयल के थ्रू, उससे लेने से मना कर दिया। उसके पीछे की लाइन आप जरा सुनिए। यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू ने एक नए प्रकार का नियम बनाया, जिसके तहत 21 जनवरी 2026 के बाद वह भारत से, तुर्की से और चाइना से, इन तीनों देशों से डीजल, पेट्रोल या जेट फ्यूल बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। और वो नहीं खरीदेगा, उसके पीछे का रीजन है रशिया। आप सभी जानते हैं कि इन देशों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की कोशिश करी थी अमेरिका ने, ये देश नहीं माने। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, रशिया नहीं माना। तो अब अमेरिका ने नए प्रकार की चाल चली कि रशिया भी नहीं सुन रहा है, भारत भी नहीं सुन रहा है। एक काम करते हैं, भारत जिन देशों को व्यापार करता है, जिन देशों में बेचता है, और यूरोपीय देशों के अंदर तो भारत के कई प्रकार के प्रोडक्ट जाते हैं, उसके ऊपर ही इसने अब बैन लगा दिया। तो भारत बेचेगा किसको? अब आगे देखिए, यह नियम रूस पर आर्थिक दबाव डालने के लिए है, यूरोप के 18वें सैंक्शन पैकेज का हिस्सा है। अब तक भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप में बेचता था, लेकिन अब यह सस्ता रास्ता जो है लगभग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। 2024-25 में भारत में रूसी तेल के बने प्रोडक्ट का करीब आधा हिस्सा यूरोप में बेचा था, इसलिए नए नियम के अकॉर्डिंग भारत पर सीधा सीधा यहाँ पर असर पड़ने वाला। देखिए, आप भारत ने बेचा था, अब रूस ने डिस्काउंट देना भी कम कर दिया है। क्यों डिस्काउंट देना कम किया? यूक्रेन युद्ध के बाद में रशिया 20 से $25 प्रति बैरल सस्ता क्रूड ऑयल बेचता था। ठीक है, हमने लिया है वो वाला। अब उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल थी, और हमने कब लिया है? 20 से $25 प्रति बैरल भारत ने खरीद लिया था, जब रशिया और यूक्रेन वाले 2022 में लड़ाना शुरू है उस समय। अब उसके बाद में जो है अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल हो गई है, और अभी भी रशिया यहीं पे था। ठीक है, रूस ने भी अपनी छूट को घटाकर 1.5 से $2 प्रति बैरल कर दी है। इतनी कम रियायत में भारत को पहले जैसा फायदा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से रशिया से तेल मंगाने के लिए शिपिंग और बीमा खर्च भी ज्यादा आ रहा है। इसी वजह से रशिया से तेल खरीदना कम करके भारत ने सोचा कि चलो खाड़ी देश जो ये हमारे पास में ही पड़ते हैं, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, इनसे ही हम तेल खरीदना जो है वापस शुरू कर देते हैं। हालांकि भारत ने पूरी तरीके
से बंद नहीं किया है, और अगर कल रशिया थोड़ी और छूट दे देता है तो भारत फिर से यहीं से खरीदना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर अमेरिका सही है या फिर भारत का जो निर्णय है वो सही है? ये रक्षा सहयोग होने के बाद में चाइना और अमेरिका का जो परेशान होना आपको दिखाई दे रहा है वो सही है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पा रही थी छाले और जुकाम की वजह से। अगर कोई उपाय है तो मुझे ज़रूर से लिख दीजिएगा ताकि मैं उस उपाय को कंप्लीट कर लूँ और मैं सही हो जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।